20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग हर चीज एक ही तकनीक पर चलती थी। रेडियो, टेलीविजन, लंबी दूरी के टेलीफोन नेटवर्क, सैन्य रडार और पहले कंप्यूटर, सभी इसी पर निर्भर थे। फिर 1947 में इसका एक नया विकल्प आया और अगले 2 दशकों के भीतर दुनिया के लगभग सभी बड़े निर्माताओं ने इसका उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया और नई तकनीक अपना ली। कम से कम सभी लोग यही सोचते थे। लेकिन 2025 में इसी तकनीक का वैश्विक बाजार लगभग $3.3 बिलियन का है और अनुमान है कि इस दशक के खत्म होने से पहले ये $5 बिलियन से भी अधिक हो जाएगा। ये तकनीक है वैक्यूम ट्यूब और इसकी कहानी कि ये कैसे कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, 1 सदी से भी पहले लंदन की एक भौतिकी प्रयोगशाला से शुरू होती है। 1904 में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने पहली व्यावहारिक वैक्यूम ट्यूब बनाई। ये 2 इलेक्ट्रोड वाला एक उपकरण था जिसे उन्होंने ऑसिलेशन वॉल्व नाम दिया। 2 साल बाद अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर अमेरिकी आविष्कारक ली डी फॉरेस्ट ने इसमें तीसरा इलेक्ट्रोड जोड़कर ऑडियन बनाया, जो दुनिया की पहली ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब थी। सिर्फ इस एक बदलाव ने इंजीनियरों को पहली बार विद्युत संकेतों को बढ़ाने की क्षमता दी और इसने पूरी 20वीं सदी की दिशा बदल दी। अगले 2 दशकों के भीतर वैक्यूम ट्यूब वैश्विक संचार व्यवस्था की रीढ़ बन गई। रेडियो प्रसारण, लंबी दूरी के टेलीफोन नेटवर्क और बाद में टेलीविजन, सभी पूरी तरह वैक्यूम ट्यूब पर निर्भर थे ताकि संकेतों को बढ़ाकर महाद्वीपों और महासागरों के पार भेजा जा सके। दुनिया की हर बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसे RCA, जनरल इलेक्ट्रिक, टेलीफोन केन, सिल्वेनिया और फिलिप्स बाजार में सबसे अच्छी वैक्यूम ट्यूब बनाने की होड़ में लगी हुई थी। 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में कांच और धातु से बने ये छोटे छोटे पुर्जे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक माने जाते थे। वैक्यूम ट्यूब क्या कर सकती थी, इसका सबसे बड़ा सबूत 1946 में मिला, जब पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के इंजीनियरों ने दुनिया का पहला सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC तैयार किया। ENIAC में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर और लगभग 50 लाख हाथ से जोड़े गए कनेक्शन थे। ये 50 ठैट 30 फुट के एक पूरे कमरे में फैला हुआ था। इसका वजन लगभग 30 टन था और ये 150 से 174 किलोवाट तक बिजली की खपत करता था, यानी इतनी बिजली जिससे एक छोटा सा मोहल्ला चलाया जा सकता था। ये 1 सेकंड में 5000 तक जोड़ की गणनाएं कर सकता था, जो उस समय की किसी भी मशीन से कई गुना तेज था। लेकिन ENIAC ने वैक्यूम ट्यूब की सबसे बड़ी कमजोरी भी दुनिया के सामने ला दी। ये मशीन लगभग हर 1 या 2 दिन में एक वैक्यूम ट्यूब खराब कर देती थी और जब 18,000 ट्यूब एक साथ चल रही हो तो खराब ट्यूब को ढूंढना और उसे बदलना इंजीनियरों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती बना रहता था। ENIAC को लगातार चालू रखना पड़ता था क्योंकि बार बार ट्यूब को बंद और चालू करने से उन पर पड़ने वाला तापीय दबाव उनकी उम्र को और कम कर देता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में भी वैक्यूम ट्यूब की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। 1940 में बर्मिंघम विश्वविद्यालय में बनाई गई एक विशेष वैक्यूम ट्यूब, जिसे कैविटी मैग्नेट्रॉन कहा जाता था, पहली बार छोटी तरंग दैर्ध्य पर उच्च शक्ति वाली माइक्रोवेव पैदा कर सकती थी। इससे जहाजों और विमानों के लिए छोटे आकार के रडार बनाना संभव हो गया। मैग्नेट्रॉन को रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण माना गया कि ब्रिटेन के अधिकारियों ने इसका एक प्रोटोटाइप गुप्त रूप से अटलांटिक महासागर पार अमेरिका पहुंचाया। ये मिशन बाद में टिजर्ड मिशन के नाम से जाना गया। इसे आधुनिक युद्ध के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तांतरणों में से एक माना जाता है। न्यू जर्सी के मरे हिल स्थित बेल लैब्स के इंजीनियर ये सब होते हुए देख रहे थे। मशीनों का विशाल आकार, अत्यधिक गर्मी और बार बार वैक्यूम ट्यूब का खराब होना। उन्हें विश्वास था कि इससे बेहतर कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। 16 दिसंबर 1947 को जॉन बार्डीन और वॉल्टर ब्रैटन, जिन्होंने विलियम शॉकली के निर्देशन में काम किया, दुनिया के पहले ट्रांजिस्टर का सफल प्रदर्शन किया। इस काम के लिए तीनों वैज्ञानिकों को 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को एक ही रात में खत्म नहीं कर दिया। ये एक आम गलतफहमी है। 1950 के दशक के अधिकांश समय तक इंजीनियरों को सच में ये नहीं पता था कि कुछ क्षेत्रों में आखिर कौन सी तकनीक सबसे आगे रहेगी, और रेडियो, फ्रीक्वेंसी, सर्किट, ऑडियो एम्प्लीफिकेशन और हाई पावर सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से बेहतर प्रदर्शन करती रही। लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सॉलिड स्टेट तकनीक के फायदे कहीं ज्यादा थे। ट्रांजिस्टर आकार में बहुत छोटे, वजन में हल्के और कहीं अधिक मजबूत थे। वे बहुत कम बिजली खर्च करते थे, बहुत कम गर्मी पैदा करते थे। और जब 1960 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट आए, जिनमें एक ही सिलिकॉन चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे,
तब इसकी लागत और फायदे इतने ज्यादा हो गए कि कोई भी निर्माता इसके खिलाफ नहीं टिक सका। पहले व्यावसायिक ट्रांजिस्टर रेडियो 1954 में आए और उसी दशक के अंत तक रेडियो, टेलीविजन और लगभग सभी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सॉलिड स्टेट तकनीक का दबदबा हो गया। एक एक करके वैक्यूम ट्यूब बनाने वाली बड़ी कंपनियां जैसे RCA, जनरल इलेक्ट्रिक, सिल्वेनिया और टंगसोल, मुलार्ड और टेलीफोन केन जैसी कंपनियों ने भी अपनी वैक्यूम ट्यूब उत्पादन लाइनें हमेशा के लिए बंद करनी शुरू कर दी और 3 महाद्वीपों में फैली उनकी फैक्ट्रियां एक एक करके बंद हो गईं। कुशल कर्मचारी दूसरे उद्योगों में चले गए और कई दशकों का निर्माण अनुभव और तकनीकी ज्ञान भी धीरे धीरे उनके साथ ही खत्म हो गया। दुनिया की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की राय अब साफ और एक जैसी थी। सबका मानना था कि वैक्यूम ट्यूब का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन असली सवाल यह है कि उन जगहों पर क्या हो रहा था जहां किसी का ध्यान नहीं था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब कभी भी पूरी तरह दुनिया से गायब नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ उन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हट गई जिन्हें आम लोग हर दिन इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसने अपनी जगह बनाए रखी जहां सॉलिड स्टेट तकनीक वैक्यूम ट्यूब जैसा प्रदर्शन नहीं कर सकती थी। अगर आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है तो आपके पास अभी भी एक वैक्यूम ट्यूब मौजूद है, और शायद आपको इसका कभी एहसास भी नहीं हुआ होगा। वही कैविटी मैग्नेट्रॉन जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रडार को शक्ति दी थी, आज भी दुनिया के लगभग हर माइक्रोवेव ओवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 2.45 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। आज दुनिया भर में 1 अरब से भी अधिक मैग्नेट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं और हर साल इनके लाखों नए यूनिट बनाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव जनरेटर भी मौजूद हैं, लेकिन आम उपभोक्ता के माइक्रोवेव ओवन की कीमत के हिसाब से मैग्नेट्रॉन को टक्कर देना आज भी लगभग असंभव है। इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में बनाई गई वैक्यूम ट्यूब आज भी विकसित देशों की लाखों रसोइयों में मौजूद है और ज्यादातर लोगों का उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। सैन्य और रक्षा प्रणालियों में क्लाइस्ट्रॉन और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब जैसी विशेष वैक्यूम ट्यूब आज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले नौसैनिक रडार आज भी ट्यूब आधारित ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत अधिक शक्ति वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगें बनाने के लिए यही सबसे उपयुक्त हैं, जिनकी मदद से बहुत दूर मौजूद लक्ष्यों का पता लगाया जा सकता है। सैटेलाइट संचार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों में भी माइक्रोवेव आवृत्तियों पर अधिक शक्ति देने की क्षमता के कारण ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर का उपयोग आज भी किया जाता है। रक्षा खर्च और सैटेलाइट निवेश के कारण इस बाजार में उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। सैन्य प्रणालियों में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का इतना अधिक उपयोग सप्लाई चेन से जुड़े जोखिमों का एक बड़ा संकेत था, लेकिन व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में लगभग किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वैक्यूम ट्यूब कैंसर के इलाज में भी सीधी भूमिका निभाती हैं। मेडिकल लिनियर एक्सेलरेटर, जिनका सबसे अधिक उपयोग बाहरी विकिरण चिकित्सा में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश की गति के करीब पहुंचाने के लिए माइक्रोवेव ऊर्जा पैदा करते हैं। इसके लिए इनमें क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के लक्ष्य से टकराते हैं तो वे उच्च ऊर्जा वाली एक्सरे किरणें उत्पन्न करते हैं। इन्हीं एक्सरे किरणों की मदद से ट्यूमर को बहुत सटीक तरीके से निशाना बनाकर नष्ट किया जाता है। रेडियोथेरेपी के लिए पहला क्लिनिकल लिनियर एक्सेलरेटर 1952 में लंदन के हैमरस्मिथ अस्पताल में लगाया गया था और आज भी यही तकनीक पूरी दुनिया में मानक मानी जाती है। इसके बाद आता है वॉयजर, जो शायद वैक्यूम ट्यूब की मजबूती का सबसे अद्भुत उदाहरण है। 1977 में नासा ने वॉयजर 1 को अंतरिक्ष में भेजा था। आज ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर मौजूद यान है। ये पृथ्वी से लगभग 15.8 अरब मील दूर है। 2012 में ये हमारे सौर मंडल की हेलियोस्फीयर की सीमा पार करके अंतरतार के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया था। इस अंतरिक्ष यान को आज भी पृथ्वी से जुड़े रखने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर है, जो लगभग 49 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। 2020 में ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर को स्पेस फाउंडेशन के स्पेस टेक्नोलॉजी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अप्रैल 2026 में भी नासा ने बची हुई बिजली को बचाने के लिए वॉयजर 1 के एक वैज्ञानिक उपकरण को बंद कर दिया, लेकिन ये अंतरिक्ष यान और इसकी वैक्यूम ट्यूब आधारित ट्रांसमीटर आज भी उस अंतरिक्ष क्षेत्र से डेटा भेज रहे हैं जहां अब तक इंसानों द्वारा बनाया गया कोई दूसरा यान नहीं पहुंचा है। और ये तो सिर्फ विज्ञान और तकनीक की दुनिया में वैक्यूम ट्यूब के बने रहने की कहानी है। उपभोक्ता बाजार में इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद लगभग किसी ने नहीं की थी। ऑडियोफाइल यानी वे लोग जो सबसे बेहतरीन ध्वनि गुणवत्ता चाहते हैं, कई दशकों से वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर को पसंद करते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाज की एक अलग ही खासियत होती है। ट्यूब एम्पलीफायर ऐसी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं जिसे कई श्रोता अधिक गर्म, अधिक समृद्ध और अधिक प्राकृतिक महसूस करते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर की आवाज उनसे अलग होती है। ये केवल लोगों की राय नहीं है,
क्योंकि प्रयोगशाला में परीक्षण करने वाले उपकरणों से भी दोनों की हार्मोनिक प्रोफाइल में स्पष्ट अंतर मापा जा सकता है। हाई एंड ट्यूब ऑडियो का बाजार लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि लोग फिर से एनालॉग साउंड को पसंद करने लगे हैं, जिसमें पूरी दुनिया में विनाइल रिकॉर्ड की वापसी भी शामिल है। इलेक्ट्रिक गिटार बजाने वाले कलाकारों के लिए वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर आज भी सबसे बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। ज्यादा आवाज पर ट्यूब एम्पलीफायर जो गर्म और दमदार ओवरड्राइव पैदा करते हैं, वही रॉक, ब्लूज और जैज संगीत की पहचान बन चुका है। इसी वजह से फेंडर, मार्शल, वॉक्स, मेसा बूगी और ऑरेंज जैसी बड़ी कंपनियां आज भी ट्यूब एम्पलीफायर बना रही हैं और संगीतकार इन्हें खरीदने के लिए आज भी ऊंची कीमत चुकाते हैं। 2024 में गिटार हेड एम्पलीफायर बाजार की कुल कमाई का लगभग 38% हिस्सा ट्यूब एम्पलीफायर का था, जबकि इसी दौरान डिजिटल मॉडलिंग एम्पलीफायर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। और नहीं, ये सिर्फ पुराने संगीतकारों की पुरानी यादों की वजह से नहीं है, बल्कि पेशेवर संगीतकार आज भी वही उपकरण चुनते हैं जिसे वे सबसे बेहतरीन आवाज देने वाला मानते हैं, जबकि उनके सामने सस्ते डिजिटल विकल्प भी आसानी से उपलब्ध हैं। आधुनिक वैक्यूम ट्यूब उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक की वापसी। ये कंपनी एक समय AT&T और बेल टेलीफोन की निर्माण शाखा थी और एक सदी से भी अधिक समय तक काम करती रही। 1984 में कंपनी का पुनर्गठन किया गया और 1995 में इसके ट्रेडमार्क को उद्यमी चार्ल्स व्हाइटनर ने खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक को फिर से वैक्यूम ट्यूब और हाई एंड ऑडियो उपकरण बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू किया। 1997 में उन्होंने प्रसिद्ध 300 बाइट ट्रायोड का उत्पादन दोबारा शुरू किया और बाद में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक आधुनिक फैक्ट्री भी बनाई। 2026 में आयोजित एक बड़े ऑडियो प्रदर्शनी में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने घोषणा की कि वो 12AX7 ट्यूब का उत्पादन फिर से अमेरिका में शुरू करेगी। 12AX7 दुनिया भर के गिटार एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रीएम्प ट्यूब है। ये एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि कई दशकों से अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी वैक्यूम ट्यूब विदेशों में बनाई जा रही थी और यही वजह है कि घरेलू उत्पादन इतना महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि वैश्विक वैक्यूम ट्यूब सप्लाई चेन पर संकट का समय पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन उस समय उद्योग को इसका एहसास नहीं था। मार्च 2022 में पूरी दुनिया की वैक्यूम ट्यूब सप्लाई चेन अचानक बड़े संकट में फंस गई। यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद रूस ने 200 से अधिक प्रकार के सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और वैक्यूम ट्यूब भी उस सूची में शामिल थी। जिस उद्योग को मुख्यधारा की इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया लगभग भूल चुकी थी, उसके लिए यह झटका बहुत बड़ा था। इलेक्ट्रो हार्मोनिक्स नाम की एक कंपनी ये फैक्ट्री माइक मैथ्यूज द्वारा स्थापित कंपनी की थी। रूस के सारातोव शहर में स्थित इस फैक्ट्री में एक साथ 7 बड़े ब्रांडों के लिए वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती थी। इन ब्रांडों में टंगसोल, इलेक्ट्रो हार्मोनिक्स, EH गोल्ड, जेनेलेक्स गोल्ड लायन, मुलार्ड, स्वेतलाना और सोवटेक शामिल थे। ये 7 ब्रांड मिलकर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली गिटार एम्पलीफायर, प्रोफेशनल ऑडियो उपकरण और ऑडियोफाइल गियर के लिए बड़ी मात्रा में वैक्यूम ट्यूब उपलब्ध कराते थे। जैसे ही निर्यात पर प्रतिबंध लगा, ये 7 ब्रांड लगभग एक ही रात में बाजार से गायब हो गए और कुछ ही दिनों में दुनिया भर में वैक्यूम ट्यूब की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। कुछ विक्रेताओं ने अपनी वेबसाइटें पूरी तरह बंद कर दी, जबकि कई ने नए ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि संगीतकार और स्टूडियो बचे हुए स्टॉक को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर देने लगे थे। समय के साथ ये प्रतिबंध हटा दिया गया और फिर से सप्लाई शुरू हो गई, लेकिन थोक कीमतें बढ़ चुकी थी और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता भी बनी रही। इस संकट ने पूरे उद्योग को एक ऐसी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे वो कई दशकों से नजरअंदाज कर रहा था। दुनिया में वैक्यूम ट्यूब का उत्पादन केवल कुछ ही देशों में सीमित था और कोई भी एक बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम पूरी सप्लाई चेन को एक ही रात में रोक सकता था। इसके अलावा उत्पादन के प्रमुख स्रोतों में स्लोवाकिया की JJ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1990 के शुरुआती वर्षों में पुरानी टेस्ला फैक्ट्री की मशीनों का उपयोग करके की गई थी। आज ये 40 से अधिक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब बनाती है। इसके अलावा चीन में भी कई कंपनियां वैक्यूम ट्यूब का निर्माण करती हैं। अमेरिका में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ही एकमात्र घरेलू निर्माता थी और उस समय वो केवल एक ही प्रकार की वैक्यूम ट्यूब बना रही थी। लेकिन वैक्यूम ट्यूब उद्योग ने खुद को नए रूप में ढालना अभी बंद नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में इंजीनियर नैनोस्केल वैक्यूम चैनल ट्रांजिस्टर विकसित कर रहे हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जिन्हें सिलिकॉन कार्बाइड वेफर पर सामान्य सेमीकंडक्टर निर्माण तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है। लेकिन सामान्य ट्रांजिस्टर की तरह इलेक्ट्रॉनों को ठोस पदार्थ के अंदर से गुजारने के बजाय ये उन्हें चिप के अंदर बने बेहद छोटे वैक्यूम चैनलों से गुजारते हैं। इलेक्ट्रॉन ठोस पदार्थ की तुलना में वैक्यूम में अधिक तेजी से चलते हैं
और वैक्यूम आधारित उपकरण अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यानी विकिरण से होने वाले नुकसान से स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहते हैं। सामान्य सेमीकंडक्टर चिप्स अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक विकिरण से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनमें त्रुटियां आ सकती हैं, उनका प्रदर्शन घट सकता है या पूरे सर्किट भी खराब हो सकते हैं। इसी वजह से नासा को महंगे रेडिएशन हार्डन चिप्स और भारी सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करना पड़ता है। नैनोस्केल वैक्यूम ट्रांजिस्टर को गहरे अंतरिक्ष मिशनों जैसी विकिरण परिस्थितियों में परखा गया और उनमें कोई मापने योग्य खराबी नहीं पाई गई। इनका उपयोग केवल अंतरिक्ष यानों तक सीमित नहीं है, इनका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों और कण भौतिकी के प्रयोगों में भी किया जा सकता है। इस तकनीक का विचार बहुत सरल और प्रभावशाली है। वैक्यूम ट्यूब की सबसे बड़ी खासियत यानी अत्यधिक विकिरण और अत्यधिक तापमान में भी भरोसेमंद तरीके से काम करने की क्षमता को पिछले 60 वर्षों में सेमीकंडक्टर उद्योग द्वारा सीखी गई सूक्ष्मीकरण तकनीक के साथ जोड़ दिया गया है। कई स्वतंत्र मार्केट रिसर्च कंपनियों के अनुसार 2025 तक वैश्विक वैक्यूम ट्यूब बाजार का मूल्य लगभग $3.3 बिलियन है और अनुमान है कि 2032 तक ये बढ़कर लगभग $5.3 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर 6.8% से 8.4% के बीच रहने की संभावना है। सिर्फ थर्मायोनिक वैक्यूम ट्यूब का बाजार, जिसमें ऑडियो और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्प्लीफिकेशन में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक ट्यूब शामिल हैं, लगभग $910 मिलियन का था। वहीं ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर का बाजार भी लगभग $500 मिलियन तक पहुंचने की राह पर है, जिसे एरोस्पेस, रक्षा और सैटेलाइट संचार क्षेत्र आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया का हर माइक्रोवेव ओवन एक वैक्यूम ट्यूब पर चलता है। कैंसर के मरीजों का इलाज करने वाली मशीनें भी वैक्यूम ट्यूब की मदद से काम करती हैं। इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर मौजूद अंतरिक्ष यान आज भी लगभग 5 दशकों से लगातार काम कर रही एक वैक्यूम ट्यूब के जरिए पृथ्वी पर डेटा भेज रहा है। पूरे देशों की सुरक्षा करने वाली सैन्य रडार प्रणालियां आज भी वैक्यूम ट्यूब पर निर्भर हैं और दुनिया भर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो और कॉन्सर्ट में संगीतकार आज भी आधुनिक विकल्पों के बजाय वैक्यूम ट्यूब को चुनते हैं, क्योंकि इनकी आवाज में एक ऐसा अंतर होता है जिसे डिजिटल तकनीक आज तक पूरी तरह दोहरा नहीं पाई है। वैक्यूम ट्यूब को 60 साल से भी पहले पुरानी और बेकार तकनीक घोषित कर दिया गया था, लेकिन $3.3 बिलियन का बढ़ता हुआ वैश्विक बाजार ये साबित करता है कि उसकी विदाई की घोषणा बहुत जल्दी कर दी गई थी।